नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम फिलहाल यूपी बोर्ड मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं। पहला मॉडल पेपर मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे चुका हूँ, उसका 3 पार्ट में वीडियो थी हमारी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसमें जाके देख लीजिए तीनों पार्ट, पहले मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उन तीनों पार्ट्स की लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। पार्ट 1 हमारा जो मॉडल पेपर 1 था। अभी फ़िलहाल हम पहला मॉडल पेपर ख़त्म करके सेकंड मॉडल पेपर पे चल रहे हैं, ठीक है। और ये पार्ट 1 वीडियो है। अब देखिए, पहले मॉडल पेपर में 3 पार्ट लगे थे वीडियो के, तो मे भी इसमें भी एक से ज़्यादा पार्ट तो लगेंगे ही लगेंगे, दो तो लगेंगे ही लगेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा कम में 2 पार्ट्स में ही मैं इसको कंप्लीट सोल्यूशन दे दूं आपको, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि पार्ट मॉडल पेपर 1 में भी आपके आए थे। तो जो रिपीट वाले क्वेश्चंस हैं या फिर जो इजी क्वेश्चंस हैं आपके, तो वो आप लोग खुद कर सकते हैं। उनका सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे नए नए दूंगा क्वेश्चंस, या फिर जो कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो अपनी। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक वगैरह भी कर सकते हैं, इसको लाइक शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अब एग्जाम ज़्यादा समय नहीं है, नियर बाई ही एग्जाम है, ठीक है। चलिए हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं और हम लोग मॉडल पेपर सेकंड सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, ये इजी वाले क्वेश्चन हैं, पहले इनको ही कर लेते हैं हम लोग, 1 1 मार्क्स वाले, क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं। 5 क्वेश्चन हैं ये आपके, और ये 5, तो ये इनमें एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं ये। तो कोशिश करना कि पांचों के पांचों आपके ठीक हो जाए, ठीक है। तुक्का नहीं लगाना है, थोड़ा सा समय लगाते ही क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक y की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है, डी बाई डी एक्स आपसे पूछा है। अगर आपको याद होगा तो ये डिफरेंशिएशंस का क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन डी y की वैल्यू अलग गिवन है और x की वैल्यू अलग गिवन है। तो ये, अगर आपको याद होगा तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है आपका, पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। उस फॉर्म का क्वेश्चन है। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है, जिसमें आपको x और y, यानी कि एक डायरेक्टली फंक्शंस ना देके y की वैल्यू किसी अलग वेरिएबल्स में और x की वैल्यू भी किसी अलग वेरिएबल में देगा आपसे, और उसके बाद फिर आपसे डी वाई बाई डी एक्स पूछेगा। तो इसको करने के लिए देखिए, सिंपल तरीका यही है आपका, जो भी तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है इस क्वेश्चन में, या फिर और भी क्वेश्चंस आएंगे आपके यहाँ पे, पैरामीट्रिक फॉर्म होते बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। या हिंदी में प्रवणता, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग प्राचल रूप बोलते हैं हिंदी में हम इसको। चलिए, डी बाई डी एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि ये टी वेरिएबल में है तो इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, और इसी का भी टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, डी एक्स बाई डी टी। और फाइनल आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो वो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डी वाई अपॉन डी टी बटे डी एक्स अपॉन डी टी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, और ये डी वाई डी एक्स आ जाएगा टी के रूप में आपका, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, और यही इस क्वेश्चन में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, तो कुल मिला के डी वाई डी टी निकालना है, डी एक्स डी टी निकालना है। डी वाई डी एक्स के लिए डी वाई डी टी में डी एक्स डी टी से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे जब आप लोग डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे डायरेक्टली, डी वाई की वैल्यू 4t है, तो जब 4 तो कॉन्स्टेंट है और टी का डिफ्रेंसिएशन आपका 1 हो जाएगा, तो बेसिकली 4 ही आ गया। और जब आप यहाँ पे डी एक्स अपॉन में डी टी करेंगे, तो यहाँ पे 4 अपॉन टी है, तो 4 तो कॉन्स्टेंट हो गया, 1 अपॉन टी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वेयर। तो ये दोनों वैल्यू निकल गई। तो डी वाई बाई डी एक्स जो बनेगा आपका, दैट विल बी डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, 4 अपॉन टी स्क्वेयर, और वो भी माइनस का। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये टी स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा, तो ये बेसिस की वैल्यू आ जाएगी माइनस टी स्क्वेयर। ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए, सेकंड पार्ट पे चलते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए, सेकंड क्वेश्चन ईजी है, इसको आप लोग खुद से कर सकते हैं। आपको 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं, आपको उनका सिर्फ प्रोडक्ट पूछा है आपसे, यानी कि बी इंटू ए पूछा है आपसे। तो ये बी आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो रो बाई कॉलम होता है। तो बी पहले लिख दी और ए हमने पहले लिख दी, ये हमने बाद में लिख दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे एलिमेंट वाइज, तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी 0, और 0 इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 0, तो बेसिकली ये आ जाएगा 0 आपका। उसके बाद फिर सेकंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0, तो ये 1 आ गया। 0 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 1 -1। उसके बाद 0 इंटू 1 0, माइनस 1 इंटू 0 0, तो बेसिकली ये आपका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, 0 1 -1 0, 0 1 -1 0, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में दे रखा है आपको थर्ड वाला देखिए, वेक्टर्स का दे रखा है आपको। वेक्टर्स में क्या दे रखा है आपको, डॉट प्रोडक्ट दे रखा है यूनिट वेक्टर्स का, जो भी आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग वेक्टर्स होते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप, इनका यूनिट वेक्टर्स एक्सिस के अलोंग। तो आपको याद होगा कि जब डॉट प्रोडक्ट हम लोग करते हैं यूनिट इनका, क्योंकि उसके बाद क्योंकि सेम का डॉट प्रोडक्ट है, और सेम का जब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये होता है ए बी कोस थीटा।
जहाँ पे थीटा इनके बीच का एंगल है। तो जब हम लोग इनको लेंगे तो ए का मतलब ए का वेक्टर ए का कंपोनेंट और बी का मतलब बी का कंपोनेंट नहीं मैग्नीट्यूड होगा। तो आई का वन, मतलब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आई डॉट आई 1 × 1 और इंटू कोस, क्योंकि ये दोनों सेम वेक्टर है तो 0 डिग्री, तो कुल मिला के 1 हो जाएगा। यानी कि खुद का खुद से बच जाएगा और बाकी सबसे खत्म हो जाता है डॉट प्रोडक्ट में। क्रॉस में ऐसा नहीं होता है। तो आई डॉट आई 1 हो गया, जे डॉट जे भी 1 हो गया और के डॉट के 1 हो गया, लेकिन ये माइनस दे रखा है तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो बेसिकली फाइनल आंसर कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में जो कि आपका फोर्थ पार्ट है वो एक डिफरेंस इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दे रखा है। सिंपल 1 से √3 dx अपॉन में 1 + x², डेफिनेट इंटीग्रल दे रखा है ये आपको। और आपको याद होगा कि इंटीग्रल 1/dx अपॉन 1 + x², आपको डायरेक्टली सूत्र याद होगा इसका, tan इनवर्स x होता है इसका। जब आप लोग इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट है 1/1 to √3, और जब आप लिमिट रिप्लेस करेंगे तो tan इनवर्स √3 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे tan इनवर्स 1। तो √3 tan में किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो tan इनवर्स √3 आपका 60 डिग्री आ जाएगा, दैट इज π/3। और माइनस का tan इनवर्स 1 π/4 का होता है, आपको याद होगा। तो जब हम लोग घटाएंगे तो 15 डिग्री आएगा, मतलब ये एलसीएम आ जाएगा और ऊपर कितना आएगा पाई, तो π/12 आ जाएगा आपका, ये फोर्थ पार्ट हो जाएगा इसका। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट में देखिए आपका एक फंक्शन का क्वेश्चन दे रखा है, और फंक्शन में क्या दे रखा है, आपका मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको, फंक्शन ना रियल से लेके ना रियल प्लस पे दे रखा है, आर प्लस का मतलब होता है जो भी आपके पॉजिटिव रियल नंबर हैं, इसमें विशेष ध्यान रखना है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको इसी तरह का क्वेश्चन पे मैंने बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि फंक्शंस अपने जो भी गिवन डोमेन है उसमें सेम बिहेव रहेगा, अगर उसका डोमेन को हम चेंज कर दें तो फंक्शंस का बिहेवियर भी चेंज हो सकता है, यानी कि 1 1 1 2 वाला। तो ये जो सेट दे रखा है ये पॉजिटिव रियल नंबर्स दे रखा है, यानी कि प्लस वाले इंटीजर प्लस वाले रियल नंबर्स, यानी कि केवल ये वाला पार्ट। ठीक है, इस वाले पार्ट में तो अगर इसका ग्राफ देखेंगे, आपको याद होगा इसका ग्राफ वी शेप का बताया था मैंने। तो पॉजिटिव एक्सिस में इसी तरीके से चलेगा और सेम नेगेटिव में, लेकिन चूंकि यहाँ पे केवल आर प्लस में बात करी गई है, यानी कि जो आपको कोडोमेन लिया गया है वो आर प्लस लिया गया है, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स लिया गया है। ठीक है, तो अब इस केस में देखिए आर प्लस के बारे में बात करी गई है। फंक्शन जब सबसे पहले हम लोग एक एक की अगर हम लोग बात करें तो एक एक ही में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पे भी, कि भाई आप कोई भी माइनस वाला नंबर लोगे उसका मॉडुलस हमेशा +1 ही आने वाला है, और f(1) लेंगे तो ये तो ऑलरेडी प्लस का है ही, तो इसका मतलब 1 1 तो कभी होगा नहीं ये। तो ये तो चीज़ तो आप लोग समझ गए होंगे। 1 1 तो वैसे जर्नल भी जब हम लोग R2R लेते हैं तो आपका 1 1 तो होता भी नहीं। आप ध्यान से देखना, इसमें इन्होंने ना इसकी जो भी कोडोमेन है उसको रेस्ट्रिक्ट किया है। ठीक है, तो कोडोमेन से रिलेटेड रहता है हमारा फंक्शंस ऑन टू, यानी कि आच्छादक फंक्शंस। कोडोमेन को उन्होंने पॉजिटिव नंबर कर दिया, यानी कि केवल प्लस वाला। और अगर आप इसको पूरा का पूरा इसको देखेंगे यहाँ पे इस फंक्शन को, ये सारा का सारा पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ही है फंक्शन आपका, यानी कि आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे उसके लिए आपको एक ना एक कोई ना कोई, मान के चलिए ये वाला पॉइंट ले लिया तो इसके लिए आपको ये वाला पॉइंट आपको हमेशा मिल जाएगा जिसकी ये इमेज बन रहा होगा। और सिमिलरली इधर भी आपको एक ऐसा ही इसी सेम हाइट पे अगर पॉइंट लेंगे तो एक इधर, यानी कि ये रहा। यानी कि कोई भी अगर आप एक्स लेंगे, एक्स छोड़ दीजिए वाई ले लीजिए, पॉजिटिव नंबर्स आर प्लस, तो उसके लिए आपको, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है तो उसके लिए आपको एक तो वाई मिल जाएगा। ठीक है, f(y) मॉडुलस ऑफ वाई, और वाई पहले से ही पॉजिटिव है तो वाई हो गया, और एक इसका नेगेटिव यानी कि -y मिल जाएगा। जब आप इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो प्लस, यानी कि हर एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए 2 इमेज आपको मिल जाएंगे। अब आपको तो एक ही चाहिए, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कि ये फंक्शंस आपका अब आच्छादक बन जाएगा। मतलब आपका कोडोमेन ही पूरा का पूरा, देख लीजिए कोडोमेन पूरा का पूरा रेंज सेट के बराबर दे रखा है, तो इस केस का ऑप्शंस बन जाएगा ये वाला आपका बहुएक और आच्छादक, क्योंकि एक एक ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली बहुएक ही होगा, और आच्छादक ये होगा फंक्शन आपका। ध्यान रखना, इसलिए मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ ये चीज़ कि अगर डोमेन रेंज को वो चेंज कर दे रहा है तो जरूरी नहीं है फंक्शन का बिहेवियर पूरे उस पर सेम रहेगा। इसमें यहाँ पे रेंज सेट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, इसके रेंज सेट जो भी कोडोमेन था उसको टोटल रेंज सेट बना दिया इसने। तो ऑब्वियसली जब रेंज सेट आपका पूरा कोडोमेन बनता है तो वो फंक्शंस आपका ऑन टू हो जाता है। ठीक है, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन था आपका, थोड़ा सा घुमाने वाला आपको क्वेश्चन नंबर। अब नेक्स्ट देखिए 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन से आपके, अब फर्स्ट पार्ट दे रखा है, देखिए इंटीग्रेशन का दे रखा है, और इंटीग्रेशन को भी थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे, बेसिक इंटीग्रेशन का है, इंडेफिनिट इंटीग्रल का, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं दे रखी है। x³ है x² sin x³, x³ भी आ रहा है और x² भी आ रहा है। अगर आपको याद हो तो बेसिक करने के बाद आप लोग जब पढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि,
सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही पढ़ते हैं आप लोग कि आप फंक्शंस के अंदर से किसी ऐसे को टी मानिए जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ dt में चला जाए आपका। और आपको स्पेशली दिख रहा है इसमें कि एक्स क्यूब को अगर आप इस फंक्शन के अंदर टी मान लेंगे तो उसका जब, क्योंकि dx भी है ना आपका, तो dx निकालने के लिए दोनों तरफ का अवकलन करिए एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स क्यूब का 3x² और इंटू में dx बराबर टी का हो जाएगा dt आपका। तो x² dx ये बन गया आपका, और इसकी जगह आपका जब आप x², क्योंकि x² ये रहा यहाँ पे और इसके बाद dx है आपका, यानी कि ये x² और इस dx, इसकी जगह पे x² dx की जगह पे टोटल dt आ जाएगा, क्योंकि आपने वेरिएबल अब x से t में ट्रांसफ़र कर दिया है तो dx को dt में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो जब आप इसके अंदर रिप्लेस करेंगे इसको तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा I = x² dx की जगह तो dt आ गया, और साइन एक्स क्यूब की जगह आपने मान रखा है था टी, तो ये सिंपल ये फंक्शन बन गया आपका। ठीक है, और जब आप इसका साइन टी का अवकलन इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, माइनस का कोस ऑफ टी और प्लस में, क्योंकि आप इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो प्लस सी ऐड करना पड़ेगा, तो माइनस का कोस टी जो माना था उसको फिर से रिप्लेस कर दीजिए x³ और प्लस में सी, ये हो जाएगा आपको इसका समाकलन। ध्यान रखना प्रतिस्थापन विधि है ये आपकी अवकलन करने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेक्टर से दे रखा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर से है। वेक्टर में क्या कह रहा है देखिए, आपको दो वेक्टर दे रखे हैं और परस्पर लंबवत दे रखे हैं। देखिए आपको याद होगा लास्ट वीडियो में भी हमने प्रीवियस जो हमने पहला मॉडल पेपर किया उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन आपने देखा था कि दो वेक्टर्स के ना परस्पर लंबवत वाली कंडीशंस दे रखी थी, और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका, बनता है यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपका। दो वेक्टर्स लंबवत दे रखे हैं तो आपसे एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू पूछिए। तो आपको याद होगा वहाँ भी मैंने बताया था कि दो वेक्टर्स लंब कब होंगे, वेक्टर ए लंब होगा वेक्टर बी के यदि और केवल यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि और केवल यदि नहीं होगा, दोनों में से कोई से एक 0 होगा तो भी 0 हो जाएगा। ये था आपका, अगर ये लंब है तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। और तो इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए आप, तो यानी कि 2i प्लस का j माइनस का ak डॉट i प्लस का 4j प्लस का k बराबर 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट करिए, आई का आई के साथ ही बचेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो ये प्लस ए, ये 4 है, सॉरी ये 4 है आपका, और माइनस का आपका ये ए आएगा और बराबर में 0। तो यहाँ से ए बराबर आपको दिख रहा होगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए दो पार्ट हमारे हो चुके हैं। थर्ड में देखिए ये आपका अवकल समीकरण का दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दे रखा है आपको। डिफरेंशियल इक्वेशंस में देखिए थोड़ा ध्यान से किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। ये आपको दे रखा है dy/dx = मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, dy/dx = x प्लस e⁻x अपॉन में y। ठीक है, ध्यान से देखिए आपको कैसे सोल्व करेंगे। आपने तीन ही मेथड पढ़े हैं, या तो वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा है, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है कि आप dx के साथ x वाले फंक्शंस और dy के साथ y वाले फंक्शंस लेके और उसका समाकलन कर दो। या फिर आपने होमोजीनियस पढ़ा है, होमोजीनियस में हर एक टर्म्स की डिग्री सेम होनी चाहिए आपकी, होमोजीनियस यानी कि समघात। और तीसरा आपने LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसको देखिए हम लोग किस मेथड का बना सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए कि इसमें ना x वाली टर्म सारी एक साथ है और y वाली टर्म सारी एक साथ है। तो इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आपको गिवन होता है तो देखिए डायरेक्ट आप इसमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई में dx ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे ठीक से लिख दे रहा हूँ इसको, dy/dx बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही आप लोग करेंगे तो y dy बराबर x प्लस e⁻x इंटू में dx आ जाएगा। तो देखिए dx के साथ सारे x वाले ही फंक्शन हैं और dy के साथ y वाला फंक्शन। तो अब आप उसका क्या कर दीजिए, यहाँ पे समाकलन कर दीजिए। जैसे आप समाकलन करेंगे तो y का समाकलन जब आप करेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा समाकलन ऑफ x प्लस e⁻x और यहाँ पे dx आएगा आपका। ठीक है, और प्लस में कांस्टेंट। तो y का समाकलन करेंगे जब तो y की 2/2 इजिक्वल्स टू x का करेंगे तो x की 2/2 और e⁻x का करेंगे तो e⁻x और प्लस में क्या आ जाएगा c। ये आपका सोल्यूशन बन जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, समझ में आ गया आप, बेसिक था आपका। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे वेरिएबल सेपरेबल की मदद से। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इनवर्स फंक्शन का दे रखा है। अब ये क्वेश्चन आपका दो तरीके से हो सकता है, जो भी क्वेश्चन ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको फोर्थ वाला, साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स x दे रखा है। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स एक दूसरे के बराबर दे रखे हैं और आपसे इस x की वैल्यू पूछी है यहाँ पे। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप इस साइन इन्वर्स को tan इन्वर्स में बदल लीजिए, ठीक है, जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में था पाइथागोरस में लगा के, ठीक है, क्योंकि इन्वर्स वाली बात है उसी की तरह सोल्व करते हैं हम लोग। या फिर एक काम करिए, ध्यान से देखिए, ये साइन इन्वर्स ना 1/2 है और आपको पता है कि साइन में 1/2 वैल्यू एक एग्जैक्ट फंक्शन एंगल की होती है, तो क्यों ना हमें इसको एंगल में बदल लिया जाए। मतलब क्योंकि हमें जब x की वैल्यू निकालनी है तो tan इनवर्स x को मैं लेफ्ट में लिख दे रहा हूँ, साइन इनवर्स 1/2 है, आपको पता है साइन में 1/2 वैल्यू π/6 की होती है, तो ये वैल्यू डायरेक्टली आपको क्या बन जाएगी, ये π/6, क्योंकि आपको पता है कि जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनका जो रेंज सेट होता है वो एंगल ही होता है और वो प्रिंसिपल ब्रांच होती है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था और एक और वीडियो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मैंने बनाई हुई है, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू मतलब कैसे निकाली जाती है, प्रिंसिपल वैल्यू एक क्वेश्चन बनता है वहाँ से, तो मैंने वो बहुत अच्छे से और शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है मैंने उस वीडियो में, तो आप लोग चाहो तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो tan इनवर्स x बराबर π/6 आ गया, तो अगर x का मान निकालना है तो दोनों तरफ tan ऑपरेट कर दीजिए, तो ये tan इधर चला जाएगा tan π/6, और आपको पता है tan π/6 की वैल्यू कितनी होती है, tan 6 तो 30 हो गया, यानी कि 1/√3, तो ये इसकी x का मान आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट में देखिए क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है, ए दे रखी है ये और बी दे रखी है ये, आपको दोनों का प्लस और दोनों का माइनस निकलवा रहा है, तो ये मैं क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, इसको आप लोग खुद से कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स का सम आपको पता है कंपोनेंट वाइज होता है और सब्ट्रैक्शन भी, मतलब इसमें ये एलिमेंट जब आप जोड़ेंगे तो इसमें ये जुड़ेगा, इसमें ये जुड़ जाएगा, इसमें ये जुड़ जाएगा और इसमें ये जुड़ जाएगा, तो कंपोनेंट वाइज एडिशन और कंपोनेंट वाइज सब्ट्रैक्शन होता है इसका, तो इसको आप लोग खुद कर सकते हैं, इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, ये समझ लेगा हमारा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम आते हैं अपने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पहला क्वेश्चन जो दे रखा है आपका y बराबर a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, और तो सिद्ध करना है आपको t² / डी थीटा स्क्वायर बराबर -1। अगर आपको आप लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी तो आप लोग देख लेना, ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी था, उसमें थीटा की जगह केवल x था, तो उसमें केवल ये था y = a cos थीटा प्लस का b साइन थीटा, थीटा नहीं था उसमें, सॉरी x था, एंगल जो था आपका x था, यानी कि x, और आपसे सिद्ध करवाया हुआ था d² y/dx² प्लस में y बराबर 0, ये सिद्ध करवाया हुआ था आपको लास्ट वीडियो में। तो देखिए ये वही है, x की जगह केवल थीटा डाल दीजिए और ये जो प्लस का y था उसको राइट में भेज दीजिए, ये वही किया हुआ है, तो आप लोग लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, इसको मैंने कराया हुआ है, तो मैं यहाँ पे फिर से इसको दोबारा से रिपीट नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, जाके देख लीजिएगा लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका इंटीग्रेशन का, और वो भी है आपके इनडेफिनेट इंटीग्रल का, और एक और टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, ये देखिए dx/x² + 2x + 2 दे रखा है, मैं यहाँ पे अलग से बता दे रहा हूँ इसको, इंटीग्रल dx/x² प्लस में 2x + 2। अब देखिए ध्यान से सुनिए, जिसमें आपको ये इंटीग्रेशंस वाले जो क्वेश्चन थे आपके, इसमें एक टाइप था जिसमें नीचे इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा, dx/ax² प्लस का bx और प्लस का c, एक द्विघात समीकरण मिलेगी। तो इस द्विघात समीकरण के दो तरीके हैं, पहला देखिए करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको इंटीग्रेशन का। पहला, यदि इसके आपके गुणनखंड हो जा रहे हैं, दो गुणनखंड मिल जा रहे हैं आपको, मान के चलिए x - अल्फा और x - बीटा इसके गुणनखंड मिल जा रहे हैं आपको इस तरीके से, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, आपको याद होगा क्योंकि दोनों रेखिक बन चुकी हैं ये, तो इसको हम लोग करते हैं आंशिक भिन्न वाले तरीके से, मतलब इसको आंशिक भिन्न में चेंज करके उस तरीके से करते हैं हम लोग। लेकिन अगर इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं तो उस केस में हम लोग जो ये हमारा ये नीचे वाला है इसको बनाएंगे पूर्ण वर्ग। जैसे इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये 3 पार्ट्स में कन्वर्ट हो सकता है हमारा क्वेश्चन, या तो ये वाला बन जाएगा dx/, जब आप हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, या तो ये इस केस में बनेगा x² + a², या फिर ये इस केस में बनेगा x² - a², या फिर ये इस केस में बनेगा dx/a² - x²। ये इन तीनों में से कोई सा एक रूप बनेगा, और अगर यहाँ पे वर्गमूल भी लग रहा हो तो भी वही वाला केस बनेगा इसका, ठीक है। तो इसका आपको पता होगा इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन का सूत्र होता है 1/2a log मॉडुलस x - a/x + a, और प्लस में वही कांस्टेंट c, और इस वाले का होता है 1/2a
log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस सी। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा आपका। अब जैसे ये दे रखा है, देखिए इसको ध्यान से, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। अगर वर्गमूल भी हो इसका तो वर्गमूल वाले केस में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, और वर्गमूल वाले केस में हमारे क्या क्या बन जाएंगे, इस तरीके से तीन रूप बन जाएंगे। एक तो ये रूप बनेगा आपका, एक फिर ये रूप बनेगा आपका, और या फिर आपका ये रूप बनेगा dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इसके भी तीनों सूत्र हैं, आपने बेसिक एनसीईआरटी में पढ़े होंगे ये सूत्र, बेसिक एनसीईआरटी के सूत्र हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, क्या ये इसके गुणनखंड हो रहे हैं यहाँ नीचे? इसके बिल्कुल नहीं हो रहे गुणनखंड, यानी कि दो कैसे फैक्टर नहीं मिलेंगे जिनको ऐड करने के बाद 2 आएगा आपका। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे मजबूरी हमारी पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं हम लोग? पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका देखिए, सबसे पहले कंडीशंस होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 1 होना चाहिए प्लस का 1, जो कि यहाँ पहले से है। अगर मान के चलिए एक्स स्क्वायर कोई गुणा में होता है यहाँ पे, तो उसी को हम लोग कॉमन निकाल के बाहर निकाल लेते। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, एक्स यानी कि इसकी घात 2 है उसको घात 1 लिखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो भी बीच में है वही चिन्ह लगाते हैं, और जो एक्स का गुणांक है इसका, इस गुणांक का हम लोग आधा करते हैं। ठीक है, हाफ करो इसका, जैसे यहाँ पे हाफ इसका 1 हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसी जो हाफ करके आया है इसका स्क्वायर करके घटा देंगे। ठीक है, और ये प्लस का 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके, इस तरीके से बनता है पूर्ण वर्ग। तो अब ये आपका हो जाएगा dx अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर, और ये प्लस का 1 हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। अब आप देखिए इनमें से कौन सा तरीका बन रहा है, दिख रहा होगा आपको, ये वाला मेथड बन रहा है, x की जगह x प्लस 1 है केवल। तो ये बनेगा सूत्र आपका 1 अपॉन ए की जगह 1 ही है यहाँ पे, तो ये सीधा सीधा tan इनवर्स x का बनेगा, जबकि x की जगह कितना है आपका x प्लस 1, और प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आपका c आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए इस तरीके से करने का क्वेश्चन है, और मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया इसी क्वेश्चन में। जो भी इसी पे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट में क्या दे रखा है, अब देखिए ये फिर से क्वेश्चन दे रखा है आपका मैक्सिमम मिनिमम, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, एलपीपी का, रैखिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का दे रखा है क्वेश्चन आपको। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी सोल्व किया था, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और देखिए इसको क्या किया है, इसको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है आपकी ये, और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में आपको ये दिखाना है यहाँ पे कि इसको मिनिमम दिखाना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है आपका, और ये तीनों कंस्ट्रेंट दे रखी हैं। पहली कंस्ट्रेंट ये है आपकी नॉन नेगेटिव, जो भी कंस्ट्रेंट होती हैं आपकी यानी कि व्यवरोध, दूसरी ये है, और तीसरी ये है, आपके तीनों दे रखी हैं। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है यहाँ पे। तो इसके लिए समय बचाने के लिए देखिए मैंने आपको इनको ट्रेस कर दिया है, और इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे करेंगे। देखिए ये है क्वेश्चन, देखिए इसमें ये तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको आपको मिनिमम दिखाना है। तो मिनिमाइजेशन ऑफ z इक्वल्स टू 3x प्लस 9 हो गया आपका। उसके बाद ये तीनों कंडीशंस हैं हमारे पास, ये रही आपकी, और ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस है। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, तरीका मैंने वहाँ भी बताया था आपको। सबसे पहले इन तीनों रेस्ट्रिक्शंस की समीकरणें बना ली। समीकरण, इसकी समीकरण बनेगी x प्लस 3y बराबर 60, ये इसकी समीकरण हो गई। और उसके बाद फिर इस समीकरण को लेके हमने इसको अंतःखंड रूप में तोड़ दिया है, यानी कि 60 से डिवाइड करके इस ये अंतःखंड रूप हो गया। तो इसका मतलब 60 है, तो यानी कि x अक्ष पे 60 का अंतःखंड काटेगा ये, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी 60 हो गई, ये वाली दूरी, और y एक्स पे काटेगा 20 का अंतःखंड, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका मतलब आपका x अक्ष पे जो पॉइंट मिला है आपको, जो x अक्ष वाला पॉइंट मिला है, x अक्ष वाला पॉइंट मिल गया 60,0। ठीक, ये रहा ये वाला पॉइंट, और y एक्स पे पॉइंट मिला है ये। तो इसको देखिए, ये मेरी, इसको मैंने L1 से रिप्रेजेंट कर दिया है, ये L1 है, ये दूसरी वाली L2 से रिप्रेजेंट किया है, और तीसरी वाली को L3 से रिप्रेजेंट किया। तो देखिए L1 ये रही आपकी, यहाँ पे ये वाली लाइन है आपकी, एक्स अक्ष को ए पॉइंट पे काट रही है, वाई एक्स को बी पॉइंट पे काट रही है, तो ये वाली लाइन है मेरी ये। ठीक, ये रही। अब उसके बाद देखिए जब हम देखेंगे आपको दिख रहा होगा कि मूल बिंदु उसको संतुष्ट करेगा, यानी कि लेफ्ट साइड 0 आएगी, तो 0 60 से छोटी होगी। तो इसका मतलब इसके नीचे वाला, क्योंकि मूल बिंदु नीचे है, तो इसके नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया काउंट, ये वाला एरिया हम लोगों को लिया जाए। ठीक है, इस वाला एरिया में। अब जब दूसरी, इसी प्रकार जब दूसरी इक्वेशन हम लोग लेंगे, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है हमारा, तो इक्वेशन समीकरण बनेगी x प्लस वाई बराबर 10। तो ये अंतःखंड रूप, तो 10,0 एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्स पे अंतःखंड 10 का है, और 0,10 वाई एक्स पे, क्योंकि वाई एक्स पे अंतःखंड भी 0,10 का ही है। तो ये जो मेरे सी डी लाइन बनी है आपकी, ये रस्सी ये रहा,
और डी ये रहा, ये वाली है लाइन 10,0 ये रहा और 0,10 ये रहा। अब चूंकि देखिए ध्यान से आपको दिख रहा होगा कि मूल बिंदु उसको संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब अगर मूल बिंदु उसके अंदर रिप्लेस करेंगे तो लेफ्ट साइड आपकी 0 आएगी, और आपको पता है कि 0 10 से बड़ी होती नहीं है। तो इसका मतलब इस लाइन के लिए वो वाला पोर्शन लिया जाएगा जिसमें मूल बिंदु नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन लिया जाएगा इसमें, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका ये रहा। तो यानी कि दो पोर्शन आपको मिल गए, इसके नीचे वाला पहली वाली लाइन के और इसके ऊपर वाला लाइन। उसके बाद तीसरी लाइन दे रखी है, देखिए आपको ये जो असमीकरण है एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, यानी कि आप इसको वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं, और इसकी जब समीकरण बनाएंगे वो समीकरण आपकी ये बनेगी L3 लाइन, ठीक है। और आपको पता है कि y बराबर एक्स वो लाइन है जो कि मूल बिंदु से समान एंगल बना के जाएगी, यानी कि ये वाली y बराबर mx टाइप की लाइन है, ये L3 लाइन ये रही आपके यहाँ पे। अब ये पहली लाइन को L1 को काटेगी E पॉइंट पे और L2 को काटेगी आपकी F पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे काट के जाएगी। अब चूंकि देखिए इसमें हम लोग कैसे चेक करते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा पोर्शन बड़ा है, दिख रहा होगा इसमें y वाला पोर्शन बड़ा दिख रहा है, यानी कि y की जो वैल्यू है ग्रेटर है x से, तो इसका मतलब इस लाइन से ऊपर वाला एरिया आपको लिया जाएगा यहाँ पे, ये वाला एरिया। तो अब आप देख सकते हैं कॉमन एरिया जो पड़ रहा है तीनों का वो यही पड़ रहा है आपका EFDB, यही वाला एरिया पड़ रहा है आपका कॉमन। देख लीजिए मैंने इसको कलर किया हुआ है रेड कलर में, आपको दिख रहा होगा ये, इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन, आपका सुसंगत क्षेत्र, आपका फिजिबल रीजन। और आपको याद होगा इसी फिजिबल रीजन में एक आपने पढ़ा होगा मैक्सिमम मिनिमम में कि जो आपका एग्जिस्ट करेगा मैक्सिमम मिनिमम वो केवल और केवल आपके कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, कॉर्नर पॉइंट। और कॉर्नर पॉइंट का मतलब है जो भी इसमें दिख रहे हैं आपके, देखिए एक तो ये F पॉइंट है आपका, एक E पॉइंट है और एक B पॉइंट है और एक D पॉइंट है, तो 4 पॉइंट है आपके, यानी कि एक पॉइंट है आपका B, एक पॉइंट है आपका D, एक पॉइंट है E और एक पॉइंट है आपका F। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको इनके निर्देशांक, B के निर्देशांक तो पता है 0,20 है आपके, D के निर्देशांक आपको पता है 0,10 है, ई और एफ के निर्देशांक आपको नहीं पता है। तो ई के और एफ के निर्देशांक निकालने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि ई और एफ आपके किस किस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट है, उन्हीं की इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। ई जो है आपका L1 और L3 का है इंटरसेक्शन पॉइंट, तो L1 लाइन क्या थी आपकी, x प्लस का 3y बराबर 60, ये आपकी L1 लाइन थी, और L3 लाइन है y बराबर x। तो आपको इन दोनों को सोल्व करके इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं, वही ई पॉइंट है आपका। तो जैसे ही आप सोल्व करेंगे सीधे सीधा y की वैल्यू इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिए y की वैल्यू, तो ये बनेगा x प्लस का 3, y की जगह x आ जाएगा बराबर 60 आ जाएगा, ये 4x बराबर 60 आ गया आपका। तो आपको x बराबर दिख रहा होगा यहाँ पे 15 आएगा, तो यानी कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपका 15 आ गया। y कोऑर्डिनेट के लिए x की वाली ये वाली वैल्यू आपको दिख रहा है कि इसी में डालेंगे तो सीधा सीधा x बराबर y बराबर भी 15 आ जाएगा, तो यानी कि आपको ये पॉइंट मिल गया 15,15, यानी कि ई पॉइंट मिल गया 15,15। अब रही एफ पॉइंट की बात, एफ पॉइंट है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट किसका, L2 का और L3 का। तो L2 और L3 की इक्वेशंस को सोल्व करो। L2 बराबर दे रखा है आपका x प्लस वाई बराबर 10, और ये तो है ही आपका y बराबर x, तो y की वैल्यू फिर से इसमें इसके अंदर रिप्लेस कर दो x की जगह, सॉरी y की जगह, तो x प्लस एक्स बराबर 10, तो यहाँ से x बराबर आपको 5 दिख रहा होगा, और जैसे x बराबर 5 है तो y बराबर भी कितना आ जाएगा 5, तो यानी कि आपका f पॉइंट मिल गया 5,5, यानी कि आपके पास यहाँ आप 4 पॉइंट मिल गए जो भी कॉर्नर पॉइंट है। अब इन चारों पॉइंट्स पे आप z की वैल्यू कंसीडर कर लो, चारों कॉर्नर पॉइंट पे जिस पे भी, क्योंकि मिनिमम की प्रॉब्लम है तो जिस पे भी सबसे कम होगी वही वैल्यू आपका मिनिमम वैल्यू बन जाएगी उसकी। यहाँ पे है बिंदु और यहाँ पे z का मान है आपका, तो 4 बिंदु हैं आपके, 1 2 3 और 4। पहला बिंदु है B, अगला बिंदु है D, अगला बिंदु है E और नेक्स्ट में है आपका F। तो जब इन चारों बिंदुओं पे वैल्यू कंसीडर करेंगे हम लोग, वैल्यू किससे निकालेंगे, ऑब्वियसली z की वैल्यू निकाली जाती है जो कि z बराबर है हमारे पास 3x प्लस 9y, ठीक है। तो मैं ऊपर निकाल दे रहा हूँ। B पॉइंट पे देखिए B है पॉइंट 0,20, तो x की जगह डालिए 0 और y की जगह डालिए 20। तो जैसे आप डालेंगे डायरेक्टली वैल्यू, ये आप खुद कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई 180, ठीक। इसको मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ, ये एक्चुअल में 2 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है, पता नहीं क्यों 2 नंबर में दे रखा है। डी पॉइंट के पॉइंट है 0,10 निर्देशांक, तो 0,10 पे देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये 90 वैल्यू आ जाएगी। ई के निर्देशांक हैं आपके 15,15, तो जब यहाँ पे 15,15 हम लोग लेंगे, ठीक है, वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो x की जगह अभी 15 डालिए, तो 3 × 15
प्लस 9 इंटू 15, तो 15 3 जा 45, और 15 इंटू 9 जा 15 इंटू 9 जा हो गया आपके 135। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितने वैल्यू आएगी आपकी 180 आ गई है अभी देखिए, यानी कि ये आपका 180 आ गया। और एफ पॉइंट है 5,5, इस पे जब वैल्यू चेक करेंगे तो 5 3 जा 15 प्लस 9 5 जा, तो इस पे वैल्यू आ जाएगी 60 आपकी। ठीक है, अब क्वेश्चन में किस क्या पूछा है, क्वेश्चन प्रॉब्लम कहती थी मिनिमाइजेशन वाली न्यूनतमीकरण। आपको दिख रहा होगा न्यूनतम वैल्यू आपकी ये आ रही है, ये है आपका। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी जो मिनिमम वैल्यू बनेगी वो बनेगी 60, मिनिमम वैल्यू बनी है 60। और जो सॉल्यूशन आया है आपका वो किस पॉइंट पे आया है आपका, ई एफ पॉइंट पे आया है, जो कि पॉइंट कितना था 5,5। इसका मतलब सॉल्यूशन जो बनेगा x बराबर 5 बनेगा सॉल्यूशन, y बराबर 5। ये है एक्चुअल सॉल्यूशन, इसका मिनिमम वैल्यू 60 है और वैल्यू आएगी वो 5,5 पे। तो ये है इसका देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा आपको एग्जाम में, इतना ही आएगा आपको। ठीक है, ये मैक्सिमम है, ये 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों 2 नंबर में दे रखा है, मेरे को समझ नहीं आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में आपको डायरेक्ट एक वो मैट्रिक्स का सॉल्यूशन दे रखा है, मतलब मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। दो व्युत्क्रमीय आव्यूह दे रखे हैं, व्युत्क्रमीय आव्यूह का मतलब है कि उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, कहने का मतलब है कि उनको डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, और दोनों n ही ऑर्डर के हैं, दैट इज उनका दोनों का ऑर्डर n/n है। आपको ये सिद्ध करना है कि जो AB का इन्वर्स होगा वो B इन्वर्स और A इन्वर्स के बराबर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें यूज करनी है। ठीक है, इन्वर्स की डेफिनेशन यूज करनी है। इन्वर्स की डेफिनेशन क्या कहती है देखिए, मैं एक पेज ऐड कर ले रहा हूँ यहीं पे इसमें। इन्वर्स की डेफिनेशन सिंपल अप्लाई करिए आप इसमें। देखिए इन्वर्स की डेफिनेशन क्या कहती है आपसे, कि अगर आप मान के चलिए कि इस क्वेश्चन में गिवन है A और B दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, व्युत्क्रमीय। ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टिबल। ठीक है, ये इन्वर्टिबल है आपकी, तो इसका मतलब है कि आपको A इन्वर्स और B इन्वर्स ये दोनों मिल जाएंगे, यानी कि ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो इनकी डेफिनेशन अप्लाई करिए। तो जब A और A इन्वर्स की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि जब A की A इन्वर्स के साथ और A इन्वर्स की A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है हमारे पास। इसी प्रकार कि जब मैट्रिक्स की B मैट्रिक्स की उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी हमेशा आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। अब आपको दिखाना ये है कि AB अगर कोई मैट्रिक्स है, उसका अगर इन्वर्स है तो वो B इन्वर्स A इन्वर्स के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि ए बी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो इसके बराबर, यानी कि आपको कुल मिला के बेसिकली ये दिखाना है कि अगर आप ए बी की मल्टीप्लाई बी इन्वर्स ए इन्वर्स में करोगे दोनों तरफ से, तो वो हमेशा आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि तभी वो ए बी का इन्वर्स बनेगा, क्योंकि ए बी का इन्वर्स है ना। जैसे इसमें ध्यान से देखिए, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो उस मैट्रिक्स की उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई आइडेंटिटी बराबर होनी चाहिए दोनों तरफ से। तो मैट्रिक्स है हमारी ए बी, हमें इसका इन्वर्स चाहिए, तो ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स के साथ करके देखेंगे। अगर आइडेंटिटी आ रहा होगा आपका तो हमारा इन्वर्स बन जाएगा ये। अब आप देखिए इसमें अप्लाई करके, और मैट्रिक्स का आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाइए। मैट्रिक्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप ए की मल्टीप्लाई बी सी के साथ करेंगे तो वो ए बी और सी बी उसको लिख सकते हैं। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साहचर्य नियम। तो इसको जब आप अप्लाई करें, क्योंकि मैट्रिक्स एक से ज़्यादा होगी ना, ए मैट्रिक्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स, 4 मैट्रिक्स होगी है, तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये रहा देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया है। अब डेफिनेशन लगाइए, क्योंकि बी इन्वर्स बी का इन्वर्स है, तो बी इन्वर्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो ए आइडेंटिटी और यहाँ पे क्या बनेगा ए इन्वर्स। और जब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है, और बाहर है ए इन्वर्स, और ए इन्वर्स कितना हो गया आपका आइडेंटिटी। देखिए समझ में आ गया होगा आपको, आ गया आइडेंटिटी एक तरफ से। अब यहीं नहीं छोड़ना है आपको, दोनों तरफ से करके दिखाना है, यानी कि इस बार उल्टा करना है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई ए बी के साथ करनी है। ठीक है, करिए अप्लाई, फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाइए, ए इन्वर्स के साथ ए ले लीजिए और बी को बाहर लिख दीजिए। तो ये बी इन्वर्स ए आपका फिर से आइडेंटिटी, और ये बी बनेगा। और आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई वही मैट्रिक्स आती है, तो ये भी कितना बन गया, समझ में आ गया होगा आपको, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आ रही है। तो इसका मतलब ये आपको मिल गया कि जो ए बी का जो इन्वर्स होगा वो आपका बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर बन जाएगा। यही आपको दिखाना था।
कभी कभी ये प्रूफ करने के लिए भी आता है क्वेश्चन में। लास्ट वीडियो में आपने देखा था, दो मैट्रिक्स थी, उनके लिए सिद्ध करना था, और इसमें आपको ये है कुल मिला के इस मैट्रिक्स का इनवर्स दिखाना है ये। तो इस मैट्रिक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आनी चाहिए जो कि दोनों तरफ से आ रही है हमारी, तो इसका मतलब ये इसका इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ पार्ट है, इसका इसका सोल्यूशन देखते हैं अभी। देखिए ये वाला जो दे रखा है आपको, ये वाला क्वेश्चन आपको रिलेशन का है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। एक ये पहले वीडियोस में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इस क्वेश्चन को। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए अब। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है सेकंड पार्ट। एक पासे को दो बार उछाला जा रहा है, सेम पासा है उसको दो बार उछाला जा रहा है, और उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है। यानी कि ये आपको घटना पहले से दे रखी है कि पासे के ऊपर जो दोनों अंक आएंगे अगर आप उनको ऐड करेंगे तो वो 6 आएगा आपका। तो नेक्स्ट में कह रहा है तो आए हुए अंकों में से कम एक 4 होने की सशर्त प्रायिकता, यानी कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है ये आपका। सह प्रायिकता यानी कि दो घटना दे रखी हैं आपको। एक घटना है, मान के चलेंगे ये घटना आपकी ई है, ई घटना है आपकी, पासी पे आए हुए अंकों का योगफल 6 होगा। और दूसरी घटना एफ मान लेंगे, एफ घटना है आपकी कम से कम एक 4 होने की। ठीक है, पासी के ऊपर एक अंक। तो अब पहले इसको ना मैं प्रिसाइसली लिख लेता हूँ इसको। सेकंड पार्ट को देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। क्या पार्ट देखिए, इसमें जो मेन घटना है उसमें दो पासे को फेंका जा रहा है आपका, दो पासों को फेंकना। तो आपको पता है कि जब दो पासे फेंके जाते हैं या फिर एक पासा फेंका जाता है तो एक बार में 6 आउटकम पॉसिबल है। और जब दो पासे फेंके जाएंगे आपके तो उसके बाद जो कुल आउटकम्स होंगे, आपके कुल परिणाम होंगे, वो आपके 36 हो जाएंगे, 6 स्क्वेयर, क्योंकि दो बार पासा सेम पासा फेंका जा रहा है और एक बार में 6 परिणाम आते हैं आपके। ठीक है, तो दो घटना ले ली मैंने, ई घटना ले ली मैंने, पहली वाली जो घटना है आपकी वो उसके ऊपर आए हुए, यानी कि देखिए इसके सैंपल स्पेस जो बनेगा इसका वो इस तरीके से बनेगा। ए कोमा बी इस टाइप से एलिमेंट आएंगे जहाँ पे ए कोमा बी आपके 1 से लेके 6 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ए कोमा बी की वैल्यू आपकी। ठीक है, जो ए कोमा बी है ये वहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो कुल मिला के आपको दिख रहा होगा इस तरीके से अगर आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पे टोटल आपके 36 एलिमेंट आएंगे आपके यहाँ पे। ठीक है, ये रहे टोटल 36 आएंगे, क्योंकि 6 ए की वैल्यू 6 बी की वैल्यू। ई घटना है आपकी, आए हुए अंकों का योगफल 6 होगा। अंकों का योगफल 6 होने का मतलब ये है कि आपको ए और बी की वो वैल्यू चूज करनी है जिसके लिए ए प्लस बी बराबर 6 होगा। ठीक है, यानी कि ये इस तरीके से लिख दे रहा हूँ मैं, ए कोमा बी सच दैट ए प्लस बी बराबर 6, जहाँ पे ए और बी की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक आएगी। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वैल्यूज़ 1,5 आ जाएगी, 5,1 भी आ जाएगी, 2,4 आएगा, 4,2 भी, इसका उल्टा आ जाएगा, उसके बाद 3,3 भी आएगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी जिसमें दोनों का योगफल 6 होगा आपका। देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। ठीक, तो ये ई घटना है आपकी जो कि पहले से हो चुकी है आपकी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ना कि आप इसको पता है कि आए हुए अंकों का योगफल 6 है, तो यानी कि आप इसकी प्रायिकता निकाल सकते हैं। प्रायिकता ऑफ ई बराबर इसके फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे कितने, काउंटिंग में ये 1 2 3 4 5 और बटे में टोटल आउटकम है 36। तो ये तो ई के होने की घटना प्रायिकता होगी क्योंकि ई पहले घट चुकी है। उसके बाद दूसरी घटना एफ मानिए, कम से कम एक 4 आएगा आपका। तो एफ घटना है आपकी कम से कम एक 4, कम से कम एक 4 आएगा। अब देखिए कम से कम एक 4 का मतलब पॉसिबिलिटी देखिए क्या क्या आएंगी। मान के चलिए कि पहली पोजीशन पे कम से कम एक 4 कह रहा है, तो मान के चलिए पहली पोजीशन पे 4 आ गया, तो इसके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 4,1 हो सकता, 4,1, 4,2 हो सकता है, 4,3 हो सकता है, 4,4 हो सकता है, 4,5 हो सकता है, और आपका 4,6 हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है आपके पास। उसके बाद मान के चलिए सेकंड पोजीशन पे आपका 4 आ गया, तो यानी कि फिक्स होगी सेकंड पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन तो ये पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है 2,4, 3,4, 4,4 देखिए ऑलरेडी आ चुका है तो उसको हम लोग बार बार रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद 5,4 और 6,4। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि कम से कम एक 4 है, तो ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्टिंग में ये वाले सारे वो जिस पे पहली पोजीशन पे 4 आएगा, ये बाद वाले वो जिन पे दूसरी पोजीशन पे 4 आएगा, और दोनों पे 4 आएगा, वो वाली कंडीशन इसके अंदर आ चुकी है आपकी। तो अब यहाँ पे
कुल कंडीशंस देख लीजिए, यानी कि एफ है आपका, आपको प्रायिकता निकालनी है इसकी, जबकि ई पहले से हो चुकी हो। तो इस तरीके इस कहने का बेसिकली मतलब ये है कि आपको निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एफ बाई ई, क्योंकि ई पहले से हो चुकी है। तो सूत्र आपने पढ़ा होगा, ये होगा प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रायिकता ऑफ ई, क्योंकि ई पहले हो चुकी है। तो अब आपको ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता निकालने से पहले आप यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो। ई की वैल्यू ये रही आपके पास, एफ की वैल्यू ये रही आपके पास। अब इनमें जो भी दोनों में कॉमन है आप उसको ले लीजिए, वो ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर आ जाएगा। तो जैसे ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर क्या क्या आ गया आपका, देखिए 2,4 आएगा, 4,2 आएगा, ये दो एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसके अलावा और कोई आएगा नहीं, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आएगा आपका, क्योंकि जिसमें 4 आ रहा था केवल ये दो ही पॉसिबिलिटी थी आपकी। तो प्रायिकता निकालिए आप ई इंटरसेक्शन एफ की, प्रायिकता ऑफ इंटरसेक्शन एफ, इसके दो फेवरेबल आउटकम है, टोटल 36 है, तो 2/36 होगी इसकी प्रायिकता। ठीक है, अब यहाँ पे अपने जो भी सूत्र है आपका उस सूत्र से रिक्वायर्ड निकाल दीजिए प्रायिकता। प्रायिकता ऑफ इंटरसेक्शन एफ आ गया आपकी 2/36, अपॉन में प्रायिकता ऑफ ई कितनी आई थी ऊपर, देखिए प्रायिकता ऑफ ई थी आपकी 5/36, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2/5। इस तरीके से हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपका, हो चुका है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दे रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन है। कोट इनवर्स की वैल्यू, कोट इनवर्स 1/√x² - 1 दे रखा है, और इसको आपको सरलतम रूप में लिखना है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सरलतम रूप का बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पे आपको इनवर्स वाली जो टर्म्स है ना, आप कोशिश करो कि वो रिमूव हो जाए, तो उससे उसके बाद फिर वो सिंपल फॉर्म में आ सकता है। तो उसके लिए कुछ ऐसे जर्नल्स हैं जो कि आपको लैड करने पड़ेंगे, या आपने इंटीग्रेशन में भी पढ़ा होगा कि अगर देखिए मान के चले कि आपके पास कहीं सिचुएशन ये है a² - x² वाली, चाहे ये हो चाहे अंडर रूट लग रहा हो इस पर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको याद है कि हम x बराबर a cos थीटा या फिर a sin थीटा ये रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग इस केस में, इसको सिंपल बनाने के लिए। अगर कहीं ये वाली सिचुएशन है आपकी a² + x² वाली, इस केस में आपको याद होगा कि x बराबर a tan थीटा रिप्लेस, ताकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं आपकी वो यूज़ हो जाए, आपकी a tan थीटा रिप्लेस करते थे। और इसी प्रकार की अगर आपके पास कहीं सिचुएशन x² - a² वाली सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है, तो इस केस में या तो आप x को मानेंगे a sec² थीटा, ठीक है, या फिर मानेंगे x को a cosec² थीटा, कोई सा भी एक मान लेंगे। ठीक है, इस तरीके से सिचुएशन आएंगे आपकी। अब चूंकि यहाँ पे कोट इनवर्स में है, तो देखिए ये वाली x² - a², यानी कि ये रहा x² - a² वाली सिचुएशन है, तो a की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे। तो अब आप सिंपली यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, x को रिप्लेस कर देंगे इनमें से किसी एक से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे नीचे लिख के दिखा रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए डिफरेंशिएशन में भी हैं ये आपके सिंपलेस्ट फॉर्म वाले, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया जाता है, उसमें भी हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले करते हैं, उसके बाद लास्ट में जाके फिर जब उनका डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर लेंगे, यहाँ पे रिप्लेस एक्स बराबर sec ऑफ थीटा से रिप्लेस कर दो। तो अगर कहीं थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो थीटा बराबर आपका यहाँ पे sec इनवर्स एक्स मिल जाएगा। चलिए रिप्लेस करिए, तो आपका क्वेश्चन में दे रखा है कोट इनवर्स 1/√x² - 1। ठीक है, चलिए रिप्लेस करिए इसको, तो ये बनेगा आपका कोट इनवर्स 1/√x की जगह sec थीटा, तो ये बन गया sec² थीटा -1। अब sec² थीटा -1 आपको आइडेंटिटी याद होगी, tan² थीटा बनेगा, और अंडर रूट ये खत्म कर देगा इसका स्क्वायर, तो ये 1/tan थीटा ही बनेगा। और आपको याद होगा कि जो 1/tan थीटा होता है आपका, वो कोट थीटा के बराबर होता है आपका, सिंपल ये। अब थीटा है यहाँ पे, कोट और कोट इनवर्स है आपका यहाँ पे, ये रहा आपका, देखिए यहाँ पे। तो कोट इनवर्स ऑफ कोट थीटा जो भी होगा आपका, कोट इनवर्स ऑफ कोट थीटा बन जाएगा आपका, क्योंकि कोट इनवर्स है और कोट के इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली केवल कितना आ जाएगा, थीटा ही आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू ऊपर क्या थी, देखिए sec इनवर्स एक्स। तो इसको हम लोग इस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से ये था हमारा सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है सोचने के लिए। ठीक है, हो गया ये आपका क्वेश्चन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दे रखा है आपको। डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी अब आप देखिए किस फॉर्म में बनेगा, ये हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, देखिए इसको साफ कर दे रहा हूँ सबको। डिफरेंशियल इक्वेशंस में अब एक पिछले भी पहले भी हम लोग इसमें क्वेश्चंस कर चुके हैं वेरिएबल सेपरेबल में। देखिए ये भी किस तरह के क्वेश्चंस बनेगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। आपको दे रखा है क्वेश्चंस यहाँ पे, लॉग में दे रखा है, log dy/dx = 3x + 4y।
अब देखिए जब लॉग में है आपका तो आपको पहला काम है कि लॉग खत्म करना। तो जब हम लॉग को खत्म करते हैं तो खत्म करने के लिए आपको देखिए ये पता होगा कि log x अगर बेस में ई हो, बेसिकली कैलकुलेटिव लॉग में बेस में ई होता है, तो यहाँ से x की जब आप मान निकालेंगे तो ये e की घात y में इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे देखिए बेस यहाँ पे ई है, तो जब आप इसकी वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये सारा का सारा ई की पावर में चला जाएगा जो भी राइट साइड में आपका है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया और लेफ्ट में आपका डी वाई अपॉन डी एक्स है। अब इसको आप वेरिएबल सेपरेबल या फिर देखिए होमोजेनियस नहीं है, ये एलडीई नहीं बनेगा ये, क्योंकि सेपरेट वाई वाले टर्म्स नहीं है। तो इसका मतलब आप केवल आपके पास ऑप्शंस बचा है वेरिएबल सेपरेबल वाला। तो लेकिन आपको पता है कि जब ये घात में है ये वाली टर्म्स, और घात में प्लस कब आता है, घात में प्लस तब आता है जब आप दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करें, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करें और उनका बेस सेम हो, तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी घात आपस में जुड़ जाती है, और इसका उल्टा भी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ई की घात को सेपरेट कर देंगे, यानी कि ई की घात 3x को अलग लिख देंगे और इनटू में ई की घात 4y को अलग लिख देंगे। देख लीजिए प्रोडक्ट ये घातांक वाली रूल लगा है इसमें। क्यों किया है मैंने ऐसा, ताकि x वाली टर्म्स अलग हो जाए, y वाली टर्म्स अलग हो जाए। अब x वाली टर्म्स के साथ तो dx को लेके आ जाइए इस तरफ, और y वाले टर्म्स को dy के साथ। तो बेसिकली ये बन जाएगा आपका e की पावर माइनस का 4y और dy बराबर e की पावर 3x और इंटू में dx। हो गया वेरिएबल सेपरेबल। देखिए, और जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल हुआ, अब सीधा सीधा आप लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। समाकलन कर दीजिए आप इसका। जैसे आप इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन e की पावर माइनस का 4y dy बराबर समाकलन e की पावर 3x dx। ठीक है, और प्लस में कांस्टेंट जुड़ जाएगा सी। e की पावर आपको पता है कि -4y का, यानी कि e की पावर x ही होता है, लेकिन मल्टीप्लाई -4y है, तो e की पावर माइनस का 4y मल्टी इसका गुणांक है -4 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे e की पावर 3x गुणांक इसका 3 है, और ये प्लस में क्या आ जाएगा c। इसको आप चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो, कोई ज़्यादा और करने की जरूरत नहीं है आपका। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे सॉल्व हो चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ओके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। ध्यान से देखिए, क्या ये पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था मैंने, पिछले वीडियो में मैंने किया हुआ है, पिछले हमारे मॉडल पेपर में। तो इसको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ है पहले से भी। और इस तरह के क्वेश्चंस भी देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने करके दे रखा है आपको। ए दे रखा है, बी दे रखा है, और आपको ये ट्रू ये ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स सिद्ध करना है आपको। लास्ट वीडियो में आप जाके देख लेना, उसमें दिया हुआ है मैंने ये सोल्यूशन आपका। तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस को उस वीडियो से जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल यहीं पे हम रोकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके कंप्लीट सॉल्यूशन दे दूंगा फिर बाकी बच्चे क्वेश्चंस का। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ हम लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू।